हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2 को पढ़ने वाले हैं, है ना। प्रश्नावली 2 जो कि टैक्स से संबंधित प्रश्न हैं, ठीक है। किस किस टाइप का किस सत्र में टैक्स का योजना बना के किस प्रकार से उसका टैक्स लिया जाता है, अमाउंट पर किस टाइप का अमाउंट होगा, उसका टैक्स कितना बनेगा, जैसे दिया है। देखिए वित्तीय वर्ष ये आपके बुक में चार्ट में दिया हुआ है। का दिन मैं इसका भी क्लास बना दूंगा, ठीक है। जो कि अलग अलग वित्तीय वर्ष में अलग अलग टैक्स का निर्धारण दिया हुआ है, किस प्रकार की टैक्स की दरें हैं, समय सीमा के अनुसार दिया हुआ है ना, ठीक है। कर योग्य जो सीमाएं हैं इस प्रकार से दी गई हैं, आप देख सकते होंगे यहाँ पे आपके बुक में हूबहू जैसे आपके किताब में है वैसे ही लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दिया है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष में जो कि 100% कर मुक्त होगा उसमें जमा करता है 20,000 रुपये तथा वृद्धाश्रम में 12,000 जमा करता है, जिसका 50% कर मुक्त होगा। दान करता है, उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। और एक बात और कह रहा है कि सभी 1 लाख रुपए तक कर मुक्त होगा, यानी कर मुक्त जो है वो 1 लाख तक ही होगा। समय सीमा ऊपर का निर्धारण ऊपर में बताया गया है, बाकी इसमें तो देखेंगे ही हम लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हल लिख रहे हैं। हल में क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है मैं टिक लगा दूंगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है, और उसके जैसा ही बाकियों के लिए भी उन्हीं स्टेपों को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, पहला स्टेप होगा हमारा। पहला स्टेप है कुल वार्षिक आय, ठीक। आयु नहीं लिखेंगे, आयु तो उम्र होता है, आय हमारा है वार्षिक आय लिखेंगे पहला स्टेप में। और इसके बाद बराबर करने के बाद अमाउंट लिखेंगे कुल वार्षिक आय। देखिए वहाँ पे लिखा है 4,10,000 रुपये उसकी वार्षिक आय है, लिखा हुआ है वार्षिक आय 4,10,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 4,10,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप बनाएंगे कर में छूट योग्य राशि। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से अमाउंट पर कौन कौन सी ऐसी राशि है जिस पर कर नहीं लगना है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी राशि है इसी में पढ़ते जाएंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत अन्य स्टेप बनेंगे, जैसे ए नंबर में लिख रहा हूँ, देखिएगा। प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि में, यानी सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये प्रति माह जमा करता है। तो अगर मासिक होगा तो वर्ष में बदलेंगे तो 12 से गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ पे सामान्य भविष्य निधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि। अब सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये प्रति माह जमा करता है, तो 12 से गुणा करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करके सेव करता है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना।
प्रति माह 4,000 रुपये जमा कर रहा है अपने सामान्य भविष्य निधि में, तो सामान्य भविष्य निधि का स्टेप बनाएंगे और ये मासिक है तो वार्षिक बनाना है तो 12 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में। तो अगला 20 स्टेप क्या होगा, जीवन बीमा प्रीमियम। जीवन बीमा प्रीमियम में कितना जमा करता है, 24,000 रुपये। 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा में जमा करता है, वर्ष में जमा करता है ये, मतलब उसको हमको 12 से गुणा नहीं करना है, वार्षिक है वो। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 24,000 रुपये। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, 25,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो सी स्टेप है राष्ट्रीय बचत पत्र। बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र 25,000 का है, 25,000 रुपये। क्लियर है, ये सारे स्टेप आपको ऐसे ध्यान रखना है और इन्हीं के द्वारा लिखना है। बस आपको ये वाला पहला और ये दूसरा, ये सभी के लिए लिखना है, इसलिए इसको याद करिएगा, याद रखना। ठीक है, बाकी जैसा दिया होगा, जो जो दिया होगा वैसे इस बी के अंतर्गत लिखना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा क्या लिखा है, प्रधानमंत्री राहत कोष में जो 100% कर मुक्त होगा 20,000 जमा करता है, प्रधानमंत्री के राहत कोष में देता है। अब यहाँ पे एक साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी 1 लाख रुपए तक कर मुक्त हैं। ठीक है, सभी 1 लाख रुपए तक मुक्त हैं, सभी बचत होना चाहिए। हाँ, बचत है, मतलब बचत क्या कर रहा है, अगला ये बचत लिखा है यहाँ पे, मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे। ठीक है, ये बचत है, मतलब सभी बचत, सॉरी उस पर होगा, ये यहाँ पे होगा ना। ठीक है, आप मिला के लिख देंगे, खैर इसकी ज़रूरत है नहीं, सभी बचत का है, मतलब जितने भी बचत कर रहा है, ये बचत की राशि टोटल है, ध्यान रखेंगे। सामान्य भविष्य निधि में जमा कर रहा है, अपने लिए जमा कर रहा है, भाई अपने परिवार के लिए जमा कर रहा है, जीवन बीमा अपने परिवार या अपने लिए कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र भी अपने लिए कर रहा है, तो ये बचत की राशि हुई। लेकिन इन्हीं राशियों को दिमाग में रखना है कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि सभी बचत का 1 लाख रुपए तक कर मुक्त होगा। 1 लाख से ज़्यादा अगर होगा, ये बचत की राशि अगर 1 लाख से ज़्यादा होगी तो उसको हम लोग 1 लाख से ज़्यादा वाले को नहीं लेंगे, सिर्फ उसमें से 1 लाख ही लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे, फिलहाल अभी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको जोड़कर कि है तो है कितनी, ये कितनी राशि है। तो ये 0 0 0 8 4 12 17 7 4 4 8 9 97,000 रुपये। 97,000 रुपये सभी पूरा बचत है, ये उसका खुद का बचत है। तो इस पर तो कर मुक्त होना ही चाहिए, क्योंकि 1 लाख तक सीमा दिया है, 1 लाख तक कर मुक्त होगा तो 1 लाख से तो अंदर है ना ये, तो इस पर तो मिलना चाहिए। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। इसके बाद यहां से मैं लिख रहा हूं, सी स्टेप तक हो गया है। डी स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते जाएंगे। डी, प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष। प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना जमा करता है, अगला कितना जमा करता है, ये 20,000 रुपये, और बता रहा है 20,000 का 100% कर मुक्त होगा, यानी हम लोग 20,000 का 100% निकालेंगे पहले। तो 20,000 का 100% कितना होगा, 20,000 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे 20,000 रुपये, ऐसे 20,000 रुपये लिखेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। वृद्धाश्रम है ना, वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये जमा करता है, जिसका 50% कर मुक्त होगा। तो वृद्धाश्रम में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ई नंबर स्टेप लिखेंगे, वृद्धाश्रम में कितना जमा करता है,
12,000। अब 12,000 कह रहा है कि 12,000 का 50% ही कर मुक्त होगा, कर से में छूट मिलेगी। तो कितना हो जाएगा ये आएगा आपका 6,000 रुपये। 6,000 रुपये, ठीक है। मतलब ये जो ABCDE स्टेप आए, ये स्टेप किसके हैं? कर में छूट योग राशि। मतलब इन राशियों पर टैक्स नहीं लगेगा, इन राशियों पर टैक्स में छूट होगा। तो कुल राशि है कितना? तो इसी को फिर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिना यहाँ पे पॉइंट डाले, ये बस इसी को लिखना है, एक बार कुल लिख देंगे बस हो गया, है ना। क्या लिखेंगे? कर में छूट योग्य कुल राशि। क्या? कुल कितनी राशि है? कहने का मतलब कि ABCDE ये 3-4 स्टेप जो बने हुए हैं हमारे, ABCDE, है ना, ये 5 स्टेप बने हैं। पांचों स्टेपों को जोड़ना है और देखना है कि उसका रिजल्ट कितना है। उस अमाउंट पर, जो अमाउंट आने वाला है अभी, उस पर टैक्स फ्री होगा। तो 97 ये है और 20,000 ये, 6,000 ये, कितना? 26 हो जाए। 26 और 97, 1,23,000 आ रहा है। आप जोड़ लीजिएगा, 1,23,000 रुपये इस पर टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री होगा। 97 तो पहले आ चुका था, इस पर टैक्स फ्री होगा। और इसके साथ 20 और 6 26, 20 और 6 26, और इस 26 के साथ 97 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1,23,000 पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पुराना जो जमा किया राशि है, ये इन सब पर छूट मिला है, बाकी तो अभी और छूट मिलना बाकी है। ये देखिए स्टेप दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आयकर की गणना करेंगे। इसके पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि पूरा अमाउंट हमारा इतना है। जब उतने पे छूट मिलेगा, जब उतने पे छूट मिल रहा है, इसी अमाउंट का है, ध्यान रखेंगे, इसी अमाउंट का इतना रुपए, भाई इतना टोटल कमाता है और ये सारी चीज़ें जमा करके और इतना जमा करता है, इतने पे फ्री मिलेगा, उसको छूट मिलेगा, टैक्स फ्री होगा। तो वो राशि इस टोटल में, टोटल इनकम में घटाएंगे और घटाने के बाद जो बचेगा उस पर टैक्स की गणना करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग तीसरा स्टेप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि कर योग्य आय है कितना? कर योग्य आय। इसके लिए पहले स्टेप में से सेकंड स्टेप का जो वैल्यू आया, पहला स्टेप का मान हमारा कितना दिया है? 4,10,000 रुपये, और दूसरा स्टेप का वैल्यू हमारा पूरा टोटल निकल के आया है कितना? 1,23,000 रुपये। क्योंकि दूसरे का ही पॉइंट है ये, देखिए दूसरे का ही ABCDE तक पूरा पॉइंट वही है। तो 1,23,000 रुपये है। मतलब दोनों को आप घटाइए, कितने को? देखिए 4,10,000 में से 1,23,000 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा? 2,87,000। 2,87,000 अमाउंट आ रहा है जिस पर टैक्स की गणना करना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2,87,000, ठीक ही लिख रहे थे ना, 2,87,000 रुपये। 2,87,000 रुपये इस पर टैक्स की गणना करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप टैक्स की गणना करते हैं। ये साइड में आप जमा किस तरीके से लिख लेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, बीच में जगह स्पेस छोड़ते जाओ, सटाना नहीं है, इसी तरीके से क्रम से आपको लिखना है। आयकर की गणना करेंगे। आयकर की गणना, आयकर की गणना के लिए ये स्टेप आपको मिलेंगे, इसी के सहारे आपको टैक्स की गणना करनी है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। लिखा है 2 लाख रुपए तक, नंबर पहला में दिया है, ये अलग है ना, ध्यान रखेंगे, इसको मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, ये अलग है। पहले आप इसको लिखना, फिर इसके बाद क्रम से इसे लिखना। तो पहला नंबर क्या लिखा है? 2 लाख रुपए तक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक, 2 लाख रुपए तक शून्य। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो अमाउंट जिस पर टैक्स की गणना करनी थी, इसमें भी 2 लाख रुपए तक बिल्कुल कर नहीं लगेगा। इस पर भी, बाकी तो छूट दिया ही, लेकिन इस पर भी ये भी क्या है? 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा, शून्य लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे शून्य, लिखेंगे क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे। आई होप समझ रहे होंगे किस प्रकार से गणना करना है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं सेकेंड स्टेप, मतलब इस स्टेप का तो कोई मतलब ही नहीं। सेकेंड में क्या लिखा है, सेकेंड में लिखा है 2,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक क्या है, 2,01,000 रुपये से 2,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक 10%। कितना? 10%। ठीक है, 2,01,000 रुपये से ज़्यादा और 5,00,000 रुपये तक जितना अमाउंट होगा उसी राशि का उसका 10% टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इसमें से 2,00,000 का तो लगेगा ही नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है कि 2,00,000 रुपये तक शून्य है। इस अमाउंट का भी और छूट मिलने वाली है, क्या? 2,00,000 रुपये तक बिल्कुल शून्य होगा। और इसके बाद बचा कितना? 87,000। इस पर टैक्स लगेगा 10%, और क्या। लेकिन एक तरीके से करना है आपको समझते हुए। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी इसका और उसका कंपेयर करना। देखो ये 5,00,000 है, वो है 2,87,000, इससे उसका कंपेयर करना। ये यहाँ पे अगर छोटा होगा, ये इससे करना, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे अगर वो छोटा होगा तो इस राशि से इस छोटे वाले राशि को घटा के और उसका 10% निकालना है। क्लियर है? फिर से एक बार देखो, ये इससे आप इसका कंपेयर करना। अगर इससे ये वाली राशि अगर इससे छोटी पड़ेगी तो इसको इससे आप घटा देना, हमेशा इधर ही पीछे वाले से घटाना है। अगर बड़ी निकल गई, वो बड़ी निकल गई तो इसको बिल्कुल भूल जाओ, इससे इसको घटाना है और उसका फिर परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अगर वो बड़ी हुई इससे, इसी से कंपेयर करना। अगर बड़ी हुई तो उसको कुछ नहीं करना, इससे इसको घटा के उसका फिर आगे परसेंट निकालना जितना दिया होगा। तो फिलहाल अभी इससे उसका कंपेयर करने पे छोटा पड़ा तो उससे आप इसको घटा दो। इसको 2,87,000 माइनस 2,00,000, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 87,000 गुणा 10/100, यह आ गया 8,700। कितना आया? 8,700 रुपये टैक्स ये लग रहा है 10% के हिसाब से। इसके बाद तो अमाउंट है ही नहीं, टोटल तो निकाल लिए। 5,00,000 से ऊपर होता तो और अगला स्टेप करते, ये वाला स्टेप भी लिखते। अब ये टोटल तो निकल गया हमारा। आगे क्या करेंगे? आगे कुल कर लिखेंगे, टोटल कर हुआ कितना, क्योंकि कुल कर का शिक्षा उपकर भी लगना है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है शिक्षा उपकर देय आयकर का 2%, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%, मतलब दोनों मिला के 3%। तो मैं एक ही बार 3% लिखूंगा यहाँ पे शिक्षा उपकर के रूप में। ठीक है, तो कुल कर आया कितना बताइए भाई? पहले स्टेप में तो 0 है भाई, टैक्स पहले में तो 0 है और दूसरे में कितना निकला? 8,700। मतलब टोटल हमारा कितना निकला? हम लोग 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 के मान को जोड़ेंगे, यहाँ जो टैक्स निकला तो आया कितना? 8,700। ठीक है, अब इस 8,700 कुल टैक्स जो निकला उसका शिक्षा उपकर 3% निकालना है। तो लिखेंगे शिक्षा उपकर शिक्षा उपकर कितना लगता है? 3%। आप देख सकते हो वहाँ यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है 2% और 1%, दोनों को मिलाकर मैं एक ही बार निकाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा उपकर निकालेंगे 3%। और किसका निकलता है शिक्षा उपकर? शिक्षा उपकर आपका निकलेगा कुल कर का, यहाँ लिख दे रहे हैं कुल कर, ताकि पता रहे किसका लगेगा। कुल कर का शिक्षा उपकर कुल कर का शिक्षा उपकर 3% वहाँ लिखा हुआ है, सेट कर लेंगे। ऊपर नीचे हो गया तो सेट कर लेंगे। तो कुल कर हमारा आया 8,700, इसका 3% निकालेंगे। ये 0 0 काटा, 87 गुणा 3, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, 25 26। टोटल जो अमाउंट आ रहा है ये 261 रुपये शिक्षा उपकर आया।
तो 261 रुपये शिक्षा उपकर और ये 87 8,700 रुपये है, ये दोनों मिला के टैक्स लगने वाले हैं, दोनों मिला के आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अतः करके लिखेंगे, अतः भुगतान योग्य कुल कर कितना है। एक तो ये कर निकला था, फिर इस कर का भी शिक्षा ऊपर निकले, 3% शिक्षा ऊपर निकाले अभी, तो कितना आया 261 रुपये। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 1 6 7 तो 9 8,961 रुपये ये टोटल राशि निकली, जो कि आपको टैक्स इतना देना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग ना। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग देखें कि ये आयकर से संबंधित सवाल कैसे हैं, इनको किस प्रकार से हल किया जाएगा। आप परेशान ना हो, एक बार 2 बार 3 बार इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया तो आगे बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि इसी संबंधित प्रश्न हैं। और दूसरी बात, अगले दिन जो भी क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, जो भी क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो पहला स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये और ये स्टेप ज़रूर याद करके आएंगे, ताकि जब मैं उसी को बार बार लिखूं, क्योंकि सभी प्रश्नों के लिए ये स्टेप रहेंगे ही रहेंगे, तो आपको दिक्कतें ना हो या कम से कम हो। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।